वंदे मातरम को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। जहां कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने पर अड़ी हुई है, वहीं बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि आजादी से पहले 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल समेत तमाम तत्कालीन नेताओं ने इसी व्यवस्था को स्वीकार किया था। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 1937 में वंदे मातरम के 2 हिस्से किए और इसे देश के विभाजन की नींव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है और जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने अपने अपमान को प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। वहीं कांग्रेस मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के फैसले को भारत माता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत का गौरव है और इसका पूरा संस्करण नहीं गाना देश की सांस्कृतिक और परंपराओं का अपमान है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला भी बोला और साथ ही कांग्रेस मुस्लिम लीग की राजनीति कर रही है। उधर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी की लड़ाई के समय आरएसएस कहां था। खेड़ा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का फैसला ऐतिहासिक नेताओं के विचार के अनुरूप है। यानी कि कांग्रेस पर लगातार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं और स्वयं अमित शाह ने ये कहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है वंदे मातरम का और 2 छंद गाना कहीं न कहीं ये पहली व्यवस्था थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसको सदन में पास किया और हमें चाहते हैं कि वंदे मातरम का सम्मान बहुत जरूरी है। यूपी में अब जैन अल्फा की आवाज सड़कों तक पहुंच रही है। कन्नौज से लेकर हमीरपुर, महोबा, उन्नाव तक स्कूली बच्चे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। कहीं स्कूल में भेदभाव और गलत व्यवहार का आरोप लगा तो कहीं खराब सड़क और जल भराव से बच्चे परेशान दिखे। वहीं उन्नाव में शिक्षकों की कमी और हॉस्टल के खराब खाने को लेकर भी छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई। कन्नौज के गुगरापुर कंपोजिट विद्यालय में करीब 200 छात्र छात्राओं ने प्रधान अध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चों और अभिभावकों ने भेदभाव, अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए। स्कूल के कुछ शिक्षक भी छात्रों के समर्थन में नजर आए। बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार करते हुए प्रधान अध्यापक की गाड़ी का घेराव किया। उधर हमीरपुर में बदहाल सड़क से परेशान स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। प्रशासन ने उन्हें गेट पर रोककर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। महोबा में खराब सड़क और जल भराव से नाराज बच्चों ने झांसी मिर्जा हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगाए रखा। बच्चों का आरोप है कि गड्ढे और जल भराव के चलते स्कूल आने जाने में उन्हें भारी परेशानी होती है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बच्चों के साथ बदसलूकी और बल प्रयोग का भी आरोप लगा है। वहीं उन्नाव में 250 से ज्यादा छात्र शिक्षकों की कमी और हॉस्टल के खराब खाने को लेकर सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री को बुलाने की मांग की। पुलिस के समझाने के बावजूद छात्र अपनी मांग पर डटे रहे। कन्नौज, हमीरपुर, महोबा और उन्नाव की तस्वीरें बता रही है कि नई पीढ़ी अब अपनी समस्याओं को लेकर चुप बैठने के मूड में नहीं है। बच्चे स्कूल की व्यवस्था हो, शिक्षक हो या फिर सड़क और जल भराव जैसी बुनियाद सुविधाएं हो, हर मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। सवाल ये है कि बच्चों की ये आवाज सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रहेगी या जिम्मेदार अधिकारी इन समस्याओं का अस्थायी समाधान भी निकालेंगे। लखनऊ के पौसिला के गोमती नगर में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरोप है कि SBI बैंक कर्मी मानस ने पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन सीमा वाजपेयी को गोली मारी। उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। गोमती नगर में गुरुवार को बैंक के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी मानस ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा पर गोली चलाई। दिव्या ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन सीमा वाजपेयी को भी गोली मार दी। दोनों महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले मानस ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर हत्या की बात कही थी। वहीं अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दोनों महिलाओं की हत्या के बाद मानस ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि वारदात की पूरी वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी। गोमती नगर डबल मर्डर केस में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के साथ आरोपी के सोशल मीडिया स्टेटस और घटना स्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वारदात के वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद था। फिलहाल पूरे मामले की तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। कैमरामैन गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। सज्जन कुमार सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल सज्जन कुमार की मौत की वजह को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिख विरोधी दंगों के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार जेल में ही अचेत हो गए थे और उसी अवस्था में उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सज्जन कुमार के वकील और पड़ोसी अनिल शर्मा ने बताया कि वो कई बीमारियों से पीड़ित थे। उनके शरीर में सोडियम का स्तर काफी कम था और इसी वजह से सज्जन कुमार जेल में भी बार बार अचेत हो जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पिछले 8 साल से लंबित है और उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। 3 बार लोकसभा सांसद रहे सज्जन कुमार ने आउटर दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ग्रेटर नोएडा में विकास की रफ्तार बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ईडा एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जहां जापान की एक बड़ी कंपनी 500 एकड़ जमीन पर इन्वेस्टमेंट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जो इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़ेगा। और ऐसे में उस 500 एकड़ जमीन पर जब औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ जो है रोजगार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भी जो नाम है वो देश विदेश में खूब ज्यादा चर्चाओं में आएगा। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में ईडा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। योजना के मुताबिक सेक्टर 5A में 500 एकड़ में जापान सिटी और सेक्टर 7 में 500 एकड़ में सिंगापुर सिटी विकसित की जाएगी। दोनों टाउनशिप इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल मॉडल पर आधारित होंगी। कुल जमीन का कम से कम 70% हिस्सा औद्योगिक गतिविधियों के लिए रखा जाएगा। जापान सिटी में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकास पर भी खास फोकस है। जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जेट्रो के साथ बातचीत जारी है। यूपी जापान साझेदारी की उद्योग जगत से भी तारीफ हुई है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने यूपी जापान सहयोग को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जापान और यूपी एक दूसरे के लिए बने हैं। वहीं सोपोल क्रूज के फाउंडर संदीप अग्रवाल ने भी यूपी की प्रगति की तारीफ की है और बताया है कि यूपी सबसे संभावनशील राज्यों में से एक है। सेक्टर 7A यानी कि वहाँ 500 एकड़ जमीन पर औद्योगिक काम करेगी। उसके साथ साथ आवास योजना भी लेके आएगी जो कि जापान के तर्ज पर होगा। अगर इस योजना को धरातल पर उतारा जाता है तो तकरीबन कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी में पड़ेगा। लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर से सघन चेकिंग अभियान चलाया। पारा इलाके में पुलिस, पीएसी और ईटीएफ की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 38 से 40 भैंसों को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 16 अगस्त को पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद से ये अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा अवैध डेयरियों को सघन कर उनकी चेकिंग की जा रही है। सुबह करीब 6 बजे मोहान रोड, काकोरी मोड़ और आसपास के इलाकों में नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। ठाकुरगंज, पारा, शहादतगंज थानों की पुलिस के साथ एक कंपनी पीएसी और ईटीएफ के करीब 100 जवान अभियान में शामिल रहे। जवान सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात थे, जबकि नगर निगम की कैटल टीम ने अवैध डेयरियों से भैंसों को पकड़ना शुरू किया। पारा, पिंक सिटी, बुद्धेश्वर विहार और गदियाना के बाद काकोरी मोड़ के पास नरैना गांव और महाम सिटी में भी कार्रवाई की गई। करीब 6 मोहल्लों से 38 से 40 भैंसों को कब्जे में लिया गया। हालांकि टीम के पहुंचने की खबर मिलते ही कई डेयरी संचालक भैंसों को लेकर भाग गए या उन्हें घरों और सुनसान जगहों पर छिपा दिया। सलेमपुर पतोरा गांव में कुछ लोगों ने भैंसों को जलकुंभी से भरे तालाब में ही हाँक दिया। जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम वहां पहुंची और भैंसों को तालाब से बाहर निकलवाया।
इससे पहले मंगलवार को भी नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाकर 200 से ज्यादा भैंसों को ठाकुरगंज के कांजी हाउस भेजा था। नगर निगम के मुताबिक 16 अगस्त को अवैध डेयरी संचालकों ने कार्रवाई करने पहुंची टीम पर ईंट पत्थर और लोहे की चेन से हमला किया था। हमले में एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद अब कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम का यह अभियान साफ बता रहा है कि अब किसी भी हालत में इस चेकिंग अभियान के दौरान कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में लगातार इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाता रहेगा। नगर निगम का कहना है कि जिस तरह से अवैध डेयरियां और पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उसके खिलाफ नगर निगम का यह अभियान आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कांड थाना क्षेत्र में आरोपी समीर के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले मकान को खाली कराया गया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। 31 जुलाई की रात गौतम मौर्य की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर समेत उसके पिता, सगे भाई और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने मकान के निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया। प्रशासन के मुताबिक मकान का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे और जरूरी अनुमति के कराया गया था। तय समय में जवाब नहीं मिलने के बाद गुरुवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई हत्या के मामले में नहीं बल्कि मकान के कथित अवैध निर्माण को लेकर की गई है। वहीं मकान के 3 हिस्से अलग अलग परिजनों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई किन दस्तावेजों और नियमों के आधार पर हुई है। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए मिसाल साबित हो रहा है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एवं मैनेजमेंट सेंटर यानी कि ULMCC ने पहली बार अपनी तकनीकी सेवाओं के जरिए राजस्व स्थापित किया है। और इतना ही नहीं, सहारनपुर की खारा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना के तहत इनकी टीम ने विशेष अहम भूमिका इसमें निभाई है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एवं मैनेजमेंट सेंटर ने सहारनपुर की खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की है। इसके साथ ही भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ULMMC को सौंपी गई थी। जनवरी 2025 में ULMMC की टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था और भू वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर जरूरी तकनीकी सुझाव दिए थे। इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर अब भूस्खलन रोकथाम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस तकनीकी सेवा के बदले ULMMC ने पहली बार 4,21,000 रुपए की राजस्व प्राप्ति की है। स्थापना के बाद पहला मौका है जब केंद्र ने अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के जरिए आय अर्जित की है और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। ULMMC अब तक अलग अलग विभागों के लिए 8 से अधिक महत्वपूर्ण DPR तैयार कर चुका है। DPR तैयार करने से लेकर तकनीकी निरीक्षण और भू वैज्ञानिक अध्ययन जैसी सेवाओं के जरिए ये केंद्र भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य लैंडस्लाइड के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है और ऐसे में मानसून के समय ये समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड के ULMMC जैसे मॉडल की, तो वो दूसरे राज्यों में पहुंच रहा है और साथ ही वैज्ञानिक तरीके से आपदा प्रबंधन की दिशा में एक विशेष अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए दर्दनाक टनल हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मदद का ऐलान किया गया है। हाल ही में पीपलकोटी में THDC के निर्माणाधीन टनल में 11 श्रमिकों की मौत हो गई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे। 13 अगस्त को THDC की पीपलकोटी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की टनल में भारी भूस्खलन और पहाड़ी से पानी के रिसाव के बाद 22 श्रमिक अंदर फंस गए थे। कई दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद श्रमिकों को बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। PMO ने चमोली जिलाधिकारी को पीड़ितों की पूरी जानकारी ऑनलाइन एक्स ग्रेशिया पोर्टल पर दर्ज करने और बैंक खातों से जुड़े प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। चमोली टनल हादसे ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था। अब इस बीच उत्तराखंड सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच सुरक्षा मानकों को लेकर और पहाड़ों में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही है। बाजार और आसपास के इलाकों में हमलावर कुत्तों ने 2 दिनों में 9 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है,
जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल है। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। नारायण बगड़ बाजार क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी 4 लोगों को काटने के बाद बुधवार को भी 5 लोग कुत्तों के हमले में घायल हो गए। घायलों में 2 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। सभी को सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद रेबीज के इंजेक्शन लगवाए गए। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र के 10 स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 दिनों तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। विभाग की टीम इलाके में कुत्तों को पकड़ने का अभियान चला रही है। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक हमलावर कुत्ते को पकड़ लिया है, जबकि अन्य कुत्तों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जल्द से जल्द स्थायी समाधान की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान दिया जाए ताकि बच्चे और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।